बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से बच्चे, आप लोग तबीयत ठीक है? आप लोग की उम्मीद है आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। खैर बहरहाल, आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में हमने अब तक जो कुछ पढ़ लिया उसमें सब कुछ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन तक हो चुका था, और मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ था जिसको हेनरी मोजले ने पेश किया था, अ, वो भी हम पढ़ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी लॉ के मुताबिक जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, आज उसको देखेंगे और उसको याद करेंगे इंशाल्लाह। उससे हमें पीरियोडिक टेबल याद करना आसान होगा। ठीक है, तो तुम मुझे एक बात जरा जल्दी से बता दो कि आ, वो जो भाई साहब थे ना, डोब्रिनर, उनके दौर में कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? हाँ, उनके दौर में 15 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। अच्छा, कायनात में डिवीजन का रूल चल रहा है या क्लासिफिकेशन का? क्लासिफिकेशन का, सही है सर। डिवीजन और क्लासिफिकेशन में क्या फर्क होता है? डिवीजन का मतलब होता है तकसीम करना, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है खुसूसियात की बुनियाद पर तकसीम कर देना। तो कायनात में पूरा क्लासिफिकेशन का कानून चल रहा है। एलिमेंट्स को भी डोबरिनर ने पहले क्लासिफाई करने का सोचा लॉ ऑफ राइट के जरिए। 15 एलिमेंट थे उसके दौर में, 9 के ऊपर उसका लॉ सक्सेसफुल हुआ, बाकी 6 के ऊपर अनसक्सेसफुल हो गया। फिर दूसरा मौका मिला न्यूलैंड को। तो न्यूलैंड के दौर में 53 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, उसका लॉस 16 एलिमेंट्स के ऊपर सक्सेसफुल हुआ, बाकी के ऊपर सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरी वजह उसके फेल होने की, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में, यानी उसने अपनी क्लासिफिकेशन में नोबल गैसेस की जगह नहीं रखी थी। तीसरी वजह उसकी फेल होने की, उसने अपनी क्लासिफिकेशन में हैवियर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट की जगह नहीं रखी। चौथी वजह उसकी फेल होने की, जो बहुत फूल रीजन था, कहता था वो एलिमेंट जो मेरे लॉ को पूरा करेगा वो एलिमेंट एलिमेंट, और जो एलिमेंट मेरे लॉ के मुताबिक क्लासिफाई नहीं होगा वो एलिमेंट एलिमेंट नहीं है। फिर तीसरा मौका मिला लेदरमेयर को। न्यूलैंड और डोब्रिनर ने एक कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, लेकिन लेदरमेयर ने कर्व बना के क्लासिफाई किया, ठीक है। लेकिन उस कर्व से कंक्लूजन लेने वाला डिमिट्री मेंडलीव था, और उसने कंक्लूजन लेके एक लॉ दिया कि एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक मासेस पे, और एटॉमिक मास वाली प्रॉपर्टी को पकड़ के मेंडलीव ने एलिमेंट को क्लासिफाई करना शुरू किया और एक पीरियोडिक टेबल बना दिया। बहुत सारे फायदे थे उसके, लेकिन कुछ ऐसे खतरनाक नुकसान थे जिनको नोटिफाई करने वाला, देखने वाला हेनरी मोजले था। और उसने एक नया लॉ बनाया, कहने लगा अब मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करूंगा उसकी एटॉमिक नंबर वाली प्रॉपर्टी पे। और वही लॉ जो मेंडलीव ने दिया था उसमें चेंज कर दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, के एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। और उसके बाद से आज तक ये बात मशहूर है कि एटॉमिक नंबर, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद, एक एटम की पहचान होती है। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं ना कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की कुल तादाद एटॉमिक नंबर है, और वो उस एटम की, उस एलिमेंट की पहचान है। ठीक है, यस सर। और फिर मोजले ने उस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के मुताबिक एक टेबल बनाया, जिस टेबल का नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उस वक्त हो सकता है उसका नाम मोजलेस पीरियोडिक लॉ हो, और बाद में जो है मॉडर्न मोजले पीरियोडिक टेबल बना। लेकिन अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब सबसे बेस्ट यही है अब तक फिलहाल। एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी पे उसने बात की थी एलिमेंट की, और उसके मुताबिक क्लासिफाई किया था। किसी भी चीज का वक्फे के बाद रिपीट हो जाना क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी। हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पीरियोडिसिटी की बुनियाद पर अरेंज है, जब भी तो उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल होता कैसे है, ये सारी बात तो हम पढ़ चुके थे, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे जो आ रही है। मेरे इस राइट पॉइंटर को देखना, मेरी आवाज सुनना, तो मैं इंशाल्लाह सारी बातें सही से समझ में आ जाएंगी। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो बिल्कुल एक फ्लैट की तरह है। कराची में इतने सारे बच्चे रहते हैं, फिर पूरे पाकिस्तान में जो जो जहां जहां बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में से कौन, बहुत सारे बच्चे फ्लैट्स में रहते होंगे, और जो नहीं भी रहते होंगे उन्होंने फ्लैट्स तो देखे होंगे, है ना। फ्लैट किस तरीके का होता है? जैसा फ्लैट होता है ना, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी एलिमेंट्स के लिए वैसे ही बना गया है कैसे? इसकी मिसाल मैं तुम्हें देता हूँ। मुख्तलिफ फ्लैट्स के नाम होते हैं ना, रेनबो सेंटर, रूफी ग्रीन सिटी, और जो है राहत आर्केड, और फलाना फलाना फ्लैट्स के नाम होते हैं। एलिमेंट्स के फ्लैट का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अच्छा, फ्लैट में जब इंसान जाता है किसी के, तो एड्रेस किस तरह मांगता है? अब देखो, एक फ्लैट था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम का, उसमें मेरा दोस्त रहता था सोडियम। ठीक है, अब देखो मेरी बातचीत सोडियम से कैसे चलेगी। मैंने बोला सोडियम, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ दावत में, तुम्हारे घर आके खाना पीना खाऊंगा। बोलने लगा आ जाओ। मैंने कहा एड्रेस बताओ। कहने लगा मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उस फ्लैट का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सही है, ये सोडियम मुझे बता रहा है। अच्छा, मैंने कहा मैं फ्लैट में आ गया हूँ, अब कहा हूँ? बोल रहे एस ब्लॉक में आ जाओ। ब्लॉक्स भी तो होते हैं, सही है, मैं एस ब्लॉक में आ गया भाई। अच्छा जी। अब वो कह रहा है कि ना तुम थर्ड फ्लोर पे आ जाओ।
मतलब थर्ड पीरियड में आ जाओ। सोडियम थर्ड पीरियड में रहता है। तो ब्लॉक की बात आ गई, पीरियड की बात भी आ गई। मैंने कहा अब कहा हूँ, बोला तुम ना थर्ड पीरियड में यानी थर्ड फ्लोर पे आने के बाद फ्लैट नंबर 1A में यानी ग्रुप नंबर 1A में आ जाओ। तो सोडियम कहाँ रहता है? ग्रुप 1A में, एस ब्लॉक में, थर्ड पीरियड में। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में पहले ब्लॉक्स, फिर ग्रुप्स और फिर पीरियड्स मौजूद है। तीन चीजें हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। चार ब्लॉक्स हैं, चार। एस ब्लॉक, अब मेरी बात से कंफ्यूज नहीं होना, अभी बोल रहा हूँ तीन चीजें, फिर आप बोल रहे हैं चार ब्लॉक्स है ना। हमारे पीरियोडिक टेबल में तीन चीजें हैं, ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप। ठीक है। ब्लॉक्स कितने हैं? चार। एक ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, एक ब्लॉक एक्सट्रीम राइट पर है, एक ब्लॉक इनके बीच में और एक ब्लॉक इसके नीचे है। जो ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट पे है उसको बोलते हैं एस ब्लॉक, जो ब्लॉक एक्सट्रीम राइट पर है उसको बोलते हैं पी ब्लॉक, और जो ब्लॉक मिडिल में उसको बोलते हैं डी ब्लॉक। और मिडिल वाले के नीचे वाला ब्लॉक कहलाता है एफ ब्लॉक। ये एक नक्शा तुम्हारे सामने मैंने खींचा है पीरियोडिक टेबल का। अभी तो खाली सिर्फ इसका स्ट्रक्चर है, एक रफ डायग्राम है। तो मैं इंशाल्लाह पूरा पीरियोडिक टेबल जो तुम्हारे कोर्स में इंक्लूड है वो पूरे तरीके से याद करवाऊंगा, और याद होगा भी। और याद हो गया तो मतलब काम जबरदस्त बन गया। तो आप फिर से देखते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में कितनी चीजें हैं? चार चीजें, तीन चीजें हैं सर। ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। ब्लॉक कितने हैं? चार। एक्सट्रीम लेफ्ट पे, एक्सट्रीम राइट पे, मिडिल में, मिडिल के नीचे। एक्सट्रीम लेफ्ट वाले को बोलते हैं एस ब्लॉक, राइट वाले को बोलते हैं पी ब्लॉक, मिडिल वाले को बोलते हैं डी ब्लॉक, उसके नीचे वाले को बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो आगे बढ़ो। आगे ये एलिमेंट्स भी आ गए इसमें, सही है सर, याद करवाऊंगा तुम्हें इंशाल्लाह। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, यहाँ देखना, ये लाइन, ये सीधी लाइन खींची, यहाँ सीधी लाइन खींची। ये जो सीधी लाइन है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। और पीरियोडिक टेबल की दुनिया में हर वर्टिकल कॉलम ग्रुप कहलाता है। ये ग्रुप्स आ गए। ठीक है। तो कोई तुमसे ग्रुप की डेफिनेशन पूछे, तुम क्या बोलोगे? द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है सर। और ये जो ग्रुप्स है ना, ये दो फैमिलीज में डिवाइड है, फैमिली ए, फैमिली बी। चलो इसके बारे में तो तुमसे मैं बाद में बात करूंगा आगे जाके। अच्छा जी। और पीरियड्स की बात भी है। पीरियड्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। ब्लॉक चार हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स कहलाते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यानी हॉरिजॉन्टल रॉज, पीरियोडिक टेबल की दुनिया में हॉरिजॉन्टल रॉज को पीरियड्स कहते हैं, पीरियड्स। तो दो बात छोटी सी याद रखना, कि ऐसे सीधी खड़ी हुई लाइन, देखो ये, इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे सीधी खड़ी हुई लाइन वर्टिकल कॉलम कहलाता है। लेकिन पीरियोडिक टेबल की दुनिया में हर वर्टिकल कॉलम ग्रुप कहलाता है। ठीक है। और ये जो नीचे लेटी हुई लाइन है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रॉस। और पीरियोडिक टेबल की दुनिया में हर हॉरिजॉन्टल रॉ पीरियड कहलाती है। हमारे पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 7। कैसे आओ देखते हैं इस पीरियड टेबल में। सही है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई मुझे। तुम परेशान मत हो, बस जो बता रहा हूँ उसको सुनते रहो खाली गौर से, तो मैं इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी सारी बातें। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में तीन चीजें, ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। ब्लॉक कितने हैं? चार। एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे, एक एक्सट्रीम राइट पे, एक मिडिल में और एक उसके नीचे। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे उसको बोलते हैं एस ब्लॉक, जो एक्सट्रीम राइट पे उसको बोलते हैं पी ब्लॉक, जो इनके मिडिल में उसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और जो इसके नीचे उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है सर। सीधी खड़ी हुई लाइन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम। और पीरियोडिक टेबल की दुनिया में हर सीधी खड़ी हुई वर्टिकल कॉलम ग्रुप कहलाता है। सही है सर। सीधी लेटी हुई लाइन क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल रॉस। और पीरियोडिक टेबल की दुनिया में हर सीधी लेटी हुई हॉरिजॉन्टल रॉ पीरियड कहलाती है। आओ देखो कितने ग्रुप्स, कितने पीरियड है। ग्रुप तो तुमको मैंने बता दी, दो फैमिली के, फैमिली ए, फैमिली बी। ग्रुप की बात नहीं कर रहा, उसकी और तफसील से बात बाद में करूंगा। मैं तुमसे अभी पीरियड्स की बात कर रहा हूँ। पीरियड्स, मैंने पीरियड्स के बारे में क्या बोला? हॉरिजॉन्टल रॉस। पता है क्यों चीजें मुश्किल लगती हैं? अगर कुछ पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाए ना, छोटे छोटे से हैं वो, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो पूरा टॉपिक आसान हो जाता है। और वो पॉइंट निकल गया तो तुम बड़े बड़े पॉइंट को दिमाग में बिठा लो, जब तक वो नुक्ता दिमाग में नहीं आएगा तब तक तुम बड़ी बड़ी चीजों को दिमाग में ला ही नहीं सकते हो। तो नुक्ता क्या है? अगर मैं तुमसे केमिस्ट्री की दुनिया में पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हुए हॉरिजॉन्टल लॉज बोलूं, मतलब सीधी लेटी हुई लाइनें बोलूं, तुम समझ जाना सर पीरियड्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 सीधी लेटी हुई लाइनें हैं, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल लॉज हैं, मतलब 7 पीरियड है। ठीक है। ये तुमको मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, ये कोई फालतू नहीं। एक तो इससे पीरियोडिक टेबल याद होगा, और पीरियोडिक टेबल याद हो गया तो समझ लो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। और दूसरा, हमारे चैप्टर 1 में पूरे पीरियोडिक टेबल से एक सवाल बनता है अक्सर सेक्शन सी में आता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से। उसमें ब्लॉक्स के बारे में पूछते हैं, पीरियड्स के बारे में पूछते हैं, ग्रुप्स के बारे में पूछते हैं। तो तुमको मैंने ब्लॉक और ग्रुप का इंट्रोडक्शन तो दे दिया, पीरियड का इंट्रोडक्शन देगा, उसकी तफसील बता रहा हूँ। तुम देखोगे ना इस डायग्राम में,
तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, तुम्हें रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। हालांकि नोट्स में मैंने लिखा है, लेकिन समझ लोगे तो उस लिखी हुई चीज को खाली पढ़ने से याद हो जाएगा, रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। तो देखो, ये पहली लेटी हुई लाइन मतलब पहली हॉरिजॉन्टल लॉ, ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है सर। जब भी पहले पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, सबसे छोटा पीरियड, बिकॉज इट कंटेन्स टू एलिमेंट्स, इसमें दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है सर। दूसरी हॉरिजॉन्टल लॉ मतलब दूसरी लेटिव लाइन, ये दूसरा पीरियड है, इसमें कुल मिला के कितने एलिमेंट है सर? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ एलिमेंट है। दो एलिमेंट किस ब्लॉक में सर? ये दो एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ रहे हैं, हाँ एस ब्लॉक के, दो एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं और छह एलिमेंट पी ब्लॉक के हैं। थर्ड पीरियड को देख लो, दो एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं, छह एलिमेंट पी ब्लॉक के हैं। तो कुल मिला के दूसरे और तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो गए? आठ एलिमेंट हो गए। ये दोनों कहलाते हैं शॉर्ट पीरियड। अब दोनों में फर्क कैसे किया जाए? ये जो सेकंड पीरियड है ना, ये कहलाता है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, और ये जो थर्ड पीरियड है ये कहलाता है सेकंड शॉर्ट पीरियड। है दोनों शॉर्ट पीरियड, क्योंकि दोनों में आठ एलिमेंट है, दो हैं एस ब्लॉक के और छह हैं पी ब्लॉक के। ये जो फोर्थ पीरियड है ना, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड कहलाता है। क्यों सर? क्योंकि इस दोनों पीरियड में 18 एलिमेंट हैं। आओ गिनते हैं। ये दो एस ब्लॉक के हो गए, ये छह गैलियम से लेके क्रिप्टॉन तक पी ब्लॉक के हो गए, आठ हो गए। अब बीच में ये डी ब्लॉक भी तो आ गया। हाँ सर, डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, 10 एलिमेंट कुल मिला के चौथे और पांचवें पीरियड में दोनों में देख लो 18 एलिमेंट है। टू फ्रॉम एस ब्लॉक, सिक्स फ्रॉम पी ब्लॉक एंड 10 फ्रॉम डी ब्लॉक। चलो, तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों लॉन्ग पीरियड है। अब दोनों में फर्क कैसे किया जाए? फोर्थ पीरियड को बोलते हैं फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, फिफ्थ पीरियड को बोलते हैं सेकंड लॉन्ग पीरियड। अब जो छठा पीरियड है ना, छठा, ये लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है। वजह तुम बताओ, थोड़ा सा गौर से देखो, छठे पीरियड में कितने एलिमेंट है? क्या छठे पीरियड में भी 18 एलिमेंट है? हाँ, दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है सर, दो एस ब्लॉक के हैं, छह पी ब्लॉक के हैं, 10 डी ब्लॉक के हैं, 18 लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गौर से देखो। ये दो जो एस ब्लॉक के हैं, इनका एटॉमिक नंबर क्या है? 55, 56। 56 के बाद क्या आता है? 57 आ गया सर। 57 के बाद क्या आना चाहिए? 58। कहाँ है वो? ये रहा, अलग हुआ हुआ है नीचे एफ ब्लॉक में। देखो, डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, लेकिन ये आउटर इनर बाद में निकला। हमारे पीरियड टेबल में तीन ब्लॉक्स थे पहले। जो बीच वाला ब्लॉक था उसको डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल्स कहते थे। कुछ एलिमेंट्स इनके अंदर से अलग किए गए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इनसे कुछ अलग थी। तो जो एलिमेंट्स डी ब्लॉक से के अंदर से अलग किए गए उनको इनर ट्रांजिशन मेटल कह दिया, और जो बच गया उनको आउटर ट्रांजिशन मेटल कह दिया। बात समझे मेरी? कि एस और पी के दरमियान वाला ब्लॉक डी ब्लॉक कहलाता है, ट्रांजिशन मेटल कहलाता था। लेकिन कुछ एलिमेंट इनके अंदर से अलग कर दिए गए, प्रॉपर्टीज थोड़ी सी फर्क था उनमें। तो जो एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल के अंदर से अलग किए गए वो कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स, जिसको एफ ब्लॉक का नाम दे दिया। और जो बच गए वो कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन मेटल्स, जो कि डी ब्लॉक के पहले से थे। तो खैर बहरहाल, पीरियड तो यही है इनका। ऐसा नहीं है कि एफ ब्लॉक का आठवां और नवा पीरियड है, पीरियड सात है, पीरियड में इसी में गिने जाते हैं ये। तो देखो, 56 के बाद कौन सा आ रहा है? 57, 57 के बाद 58। अब गिनो जरा, कितने हैं ये? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 14 एलिमेंट ये हैं। तो दो एस ब्लॉक के, छह पी ब्लॉक के हो गए आठ, ये 10 डी ब्लॉक के। देखो 71 पे खत्म हो रहा है ये, फिर 72 से दोबारा कंटिन्यू, तो ये 72 से लेके 80 तक डी ब्लॉक के आ गए, और 57 वाला भी डी ब्लॉक का। 10, 18 तो ये होगा, और 14 जो है, 14 एफ ब्लॉक के। कुल मिला के 32 एलिमेंट है छठे पीरियड में, जब इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। और जो हमारी अभी सिंध बोर्ड की केमिस्ट्री की बुक है ना, अभी तक अपडेट नहीं हुई, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगी। तो उसमें हमारा जो इस दौर में मॉडर्न पीरियड टेबल चल रहा है, जिसमें सातवां पीरियड कंप्लीट है, वो भी आ जाएगा। लेकिन बहरहाल हमारी इस पुरानी बुक के मुताबिक अभी पढ़ रहे हैं, हम पेपर भी उसके मुताबिक देना है। तो सातवें पीरियड को इनकम्प्लीट लिखना है, क्योंकि हमारी पुरानी बुक बताती है हमारा सातवां पीरियड अब तक इनकम्प्लीट है, लेकिन बुक भी पुरानी हो गई है। इतनी पुरानी कब से चल रही है? हालांकि अब इस दौर में कब का सातवां पीरियड कंप्लीट हो चुका है। तो खैर बहरहाल, कुल मिला के 7 पीरियड्स हो गए। पहला पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा और तीसरे शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं। दूसरा कहलाता है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, तीसरा कहलाता है सेकंड शॉर्ट पीरियड। ठीक है। और दूसरे तीसरे में 8 एलिमेंट है, दो एलिमेंट एस ब्लॉक के, 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के। चौथा और पांचवा पीरियड लॉन्ग पीरियड कहलाता है। चौथा कहलाता है फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, पांचवा कहलाता है सेकंड लॉन्ग पीरियड, क्योंकि दोनों में 18 एलिमेंट है, चौथे और पांचवे में। किस तरह 18 एलिमेंट है? दो एलिमेंट एस ब्लॉक के, 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के, 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के। और जो छठा पीरियड है वो लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है, 32 एलिमेंट है। कैसे? दो एलिमेंट एस ब्लॉक के, 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के, 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के, और 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के, 32 एलिमेंट है। और हमारी इस बुक के मुताबिक सातवां पीरियड इनकम्प्लीट है।
तो पीरियड के बारे में जब तफसील यानी डिटेल लिखने आए ना, तो मैं इस पीरियोडिक टेबल को भी देख के आराम से खुद से डिटेल लिख सकती हूँ, और नोट्स में मैंने खुद लिख के दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये पीरियड्स की बात हो गई हमारे पीरियोडिक टेबल में। अब पीरियोडिक टेबल को वक्त आता है सही से याद करने का, समझने का। बस वो समझा दूंगा, उसके बाद तुम समझ जाओ, तुम्हारी छुट्टी, मतलब आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया भाई हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जिस तरतीब से मुझे तुम्हें याद करवाना है, उसी तरतीब उसी सीक्वेंस से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए देखते हैं जरा क्या लिखा है मैंने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 4 ब्लॉक्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, और ग्रुप्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। एक ब्लॉक एक्सट्रीम राइट पे है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। एक ब्लॉक बीच में है, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। और एक इसके नीचे, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। बस जितना बताऊं उसी तरह उतना तो याद करते रहना, आगे मत बढ़ना कि कैसे याद होगा क्या होगा, बस चलते रहो, याद होता जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। अच्छा, ये तो ब्लॉक्स हो गए। ग्रुप्स कितने? 2 फैमिली वाले ग्रुप हैं, एक फैमिली ए का ग्रुप, दूसरा फैमिली बी का ग्रुप। फैमिली ए का ग्रुप जो है ना, फैमिली ए का ग्रुप इधर देखो, एस और पी ब्लॉक में आता है, अभी देख लेना। और फैमिली बी का ग्रुप डी ब्लॉक में आता है। ठीक है सर। तो ग्रुप्स को 2 हिस्सों में डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि फैमिली ए वालों में ना लीफो का कानून चलता है, फैमिली बी वालों में फीफो का कानून चलता है। चलो ये लीफो फीफो तो छोड़ो, अभी तो तुम अपनी तबियत दुरुस्त करो, जो पूछू उसको बताओ। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितनी चीजें हैं सर? 3 चीजें, ब्लॉक्स, पीरियड्स, ग्रुप्स। सही है सर। ब्लॉक्स कितने हैं? 4। एक ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। एक ब्लॉक एक्सट्रीम राइट पर है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। एक ब्लॉक इनके बीच में, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। एक ब्लॉक इसके नीचे है, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है सर। और ग्रुप्स 2 तरह के हैं। अच्छा, ग्रुप के बारे में एक डेफिनेशन बताई थी, वो क्या थी? हाँ सर आपने बताई थी, जो सीधी खड़ी हुई लाइनें होती हैं उनको हम वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, और हमारे पीरियोडिक टेबल में हर वर्टिकल कॉलम ग्रुप कहलाता है। तो ग्रुप वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। और 2 फैमिली में ग्रुप डिवाइड हुए हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, फैमिली ए और फैमिली बी। ठीक है सर। ग्रुप्स 2 फैमिली में डिवाइड हो गए, क्यों वजह बताऊंगा। फैमिली ए के ग्रुप्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, और फैमिली बी के ग्रुप्स डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब मैंने ये बात तो तुमको बता दी कि फैमिली ए के ग्रुप्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में पाए जाएंगे। ये तुम्हारे सामने एक्सट्रीम लेफ्ट पे एस ब्लॉक है, एक्सट्रीम राइट पे पी ब्लॉक है। ठीक है सर। अब आज जरा ग्रुप्स लिखते हैं। ये फैमिली ए का 1A ग्रुप, 2A ग्रुप। ठीक है सर। 2A के बाद आना चाहिए 3A। अब तुम मुझे खुद बताओ, जो तुमको मैंने पहले इंफॉर्मेशन दे दी है कि फैमिली ए के ग्रुप एस और पी ब्लॉक में आएंगे। अब एस ब्लॉक में 2 खड़ी खड़ी लाइन है, मतलब 2 वर्टिकल कॉलम तो कवर हो गए। पहला वर्टिकल कॉलम ग्रुप 1A कहलाएगा, दूसरा वर्टिकल कॉलम ग्रुप 2A कहलाएगा। सही है सर। अब 2A के बाद 3 आना है, कहाँ आएगा? क्या इधर लिख दूं इस तरफ? नहीं नहीं, इधर डी ब्लॉक है। हालांकि आपने बताया कि फैमिली ए के ग्रुप एस और पी में आते हैं, तो एस में आ गया, पी ब्लॉक में जाएंगे, ये पी ब्लॉक है। तो ये आ गया 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। ये 8 ग्रुप्स हो गए फैमिली ए के। ठीक है सर। अब फैमिली बी के ग्रुप्स लिखने हैं, उनको लिखने का तरीका देखना। अभी ए बी छोड़ दो, अभी सिर्फ मुझे काउंटिंग बताओ, ए बी को अभी इग्नोर करो। क्या लिखा हुआ है सर? 2। 2 के बाद क्या आता है? 3 आ जाएगा अभी। ये ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सही है सर। मेटल के बारे में ना एक डेफिनेशन याद रखो। मेटल का मतलब ही वही होता है जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। मैं 2 चीजों में केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो दोनों में से जो एलिमेंट, जो आइटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा केमिकल रिएक्शन करने के दौरान, वो मेटल है। और उल्टा कर लो, जो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, वो क्या कहलाएगा? नॉन मेटल। ठीक है सर। तो एस ब्लॉक के तमाम मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं। हाईली हो या लेस, अगर वो मेटल हैं तो केमिकल रिएक्शन करने के दौरान इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल देंगे। और क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, इसका मतलब बाकी मेटल के मुकाबले में इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालने की ताकत बहुत ज्यादा है। ठीक है। यस सर। अच्छा जी। अब 2 के बाद तुमने मुझे बताया 3 आता है। ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, इसकी वजह तुमको बताता हूँ, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है अभी समझाता हूँ। 2 के बाद 3 आता है, आ गया सर। अब क्योंकि ये 3 डी ब्लॉक में आया, डी ब्लॉक में फैमिली बी के ग्रुप होते हैं, डेट्स मैंने 3B लिख दिया। ठीक है। तो काउंटिंग ऐसे शुरू हुई है कि 2 के बाद, यानी 2A के बाद 3 है, यहाँ आ गया। और 2 के बाद आता है 3, तो वो यहाँ आ गया। और बी क्यों लिखा? डी ब्लॉक की वजह से। तो सर ये बताइए ना, वजह क्या है कि फैमिली ए के ग्रुप्स जो हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक में होते हैं? बताता हूँ, सबर करो। 3B के बाद 4B, 5B, 6B, 7B,
8b में ये तीनों कॉलम्स आते हैं क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, सिर्फ एटॉमिक नंबर का फर्क है, बाकी तमाम प्रॉपर्टीज सिमिलर है, मिलती जुलती है। अच्छा जी, 8b तक तो हो गया। अब 8b के बाद 9b 2 भी 9b 10 भी होता है। दिमाग इस्तेमाल करो, खाली काउंटिंग को देखो। मैंने इस तरह से नीचे लेकर आया काउंटिंग, 1 2, 2 के बाद 3, ए भी छोड़ दो, 4 5 6 7 8। 8 के बाद अगर यहाँ 9 और 10 लिख दूं तो 10 के बाद तो फिर 11 आना चाहिए, तो ये वाला ऐसा तो 11 होना चाहिए, हालांकि ये इसका क्या है, 3 है, पहले से 3 हो चुका है। तो फिर इसको सही करने के लिए ना, तो एक काम करते हैं, 3 से कम कर दो। क्या होता है 3 से कम? 2, 2 से कम 1। इस तरह से अरेंज किया हुआ है। दिमाग थोड़ा गड़बड़ा गया होगा, सर ये क्या अजीब सा हो रहा है, क्यों ऐसा किया है? इसका जवाब तुमको मिल जाएगा अभी। फैमिली ए के जितने ग्रुप्स है ना, उनमें लीफो का कानून चलता है, और फैमिली बी के जितने ग्रुप्स हैं उनमें फीफो का कानून चलता है। ये लीफो फीफो क्या है इसको छोड़ो, पहले फो को समझो। फो, एफ ओ का मतलब होता है फर्स्ट आउट, ठीक है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है सर? अरे भाई बहुत सीधी सी आसान सी बात है। जब कभी कोई एटम केमिकल रिएक्शन करता है तो इसका मतलब वो दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की लेन देन कर रहा है। वो अलग बात है कि जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। दोनों ही नॉन मेटल होंगे तो आपस में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। ये बात तो 100% करेक्ट है। अच्छा, जब कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन जाता है या इलेक्ट्रॉन आता है, या इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है? किस शेल से होती है? सर वो आखिरी शेल से होती है, वैलेंस शेल से। हाँ, शेल जानते हो ना क्या होता है? हाँ सर, हर एटम का एक सेंटर होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन फिक्स रास्ते पे घूम रहा होता है बोहर के मुताबिक। वो फिक्स रास्ता ऑर्बिट कहलाता है, ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं। तो हर एटम का आखिरी शेल वैलेंस शेल कहलाता है। मिसाल के तौर पे एक एटम के पास 3 शेल हैं, तो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और आखिरी वाला तीसरे वाला क्या कहलाएगा? वैलेंस शेल। एक एटम के पास 6 शेल हैं, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, और जो आखिरी वाला सिक्स्थ शेल है उसको वैलेंस बोलूंगा। तो हर एटम को जो आखिरी वाला दायरा होता है, वैले आखिरी शेल होता है, उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वैलेंस शेल से जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वैलेंस शेल में आएगा। और वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन के जाने और आने की तादाद को हम वैलेंसी कहते हैं। ये बात हमें पता है, और चैप्टर 2 में और तफसील से हम पता करेंगे, ठीक है सर। तो वैलेंस शेल से कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, आइए देखते हैं। ये जो फैमिली ए के ग्रुप्स है ना, इनको मैंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि एस ब्लॉक के तमाम एलिमेंट्स में और पी ब्लॉक के तमाम एलिमेंट्स में लीफो का रूल चलता है। लीफो का रूल मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में सबसे आखिर में आया है वो सबसे पहले निकल जाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो पक्की बात है ना कि इलेक्ट्रॉन आया जाए, किस शेल में आएगा, किस शेल से जाएगा? वैलेंस शेल से। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन सबसे आखिर में आए, लास्ट इन, निकले सबसे पहले, वो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। उनमें लीफो का कानून चलता है, और उनको मैंने फैमिली ए का नाम दे दिया। अच्छा, ये जो डी ब्लॉक के तमाम एलिमेंट्स है ना, ग्रुप 3b से लेके 2b तक, इन तमाम में फीफो का कानून चलता है। मतलब इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आता है, फर्स्ट इन, वही सबसे पहले निकल जाता है, फर्स्ट आउट हो जाता है। समझे मेरी बात? इसकी मिसाल एक क्लास की लेता हूँ, लीफो में, कि एक बच्चा क्लास में सबसे आखिर में आया लेकिन छुट्टी होते ही सबसे पहले निकल गया, वो लीफो वाला कानून फॉलो कर रहा है। एक बच्चा क्लास में सबसे पहले आया और छुट्टी होते ही निकला भी सबसे पहले, ये फीफो वाला कानून फॉलो कर रहा है। तो समझे मेरी बात? ये तो हमारे दिमाग में गड़बड़ चल रही थी ना कि काउंटिंग ऐसे क्यों कर रहे हैं, कभी यहाँ से 2 वहां से 3। मसला है ए और बी का, कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को फैमिली ए का ग्रुप कह दिया और डी ब्लॉक को फैमिली बी का ग्रुप कहा है। अब क्यों कहा है? क्योंकि फैमिली ए के जितने भी ग्रुप्स हैं, आई मीन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, सब में लीफो का कानून चलता है। मतलब हर एलिमेंट एस और पी ब्लॉक का जब केमिकल रिएक्शन करता है ना, तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन सबसे आखिर में आता है, निकलता भी वो सबसे पहले ही है, ठीक है। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इन तमाम में ऐसा रिएक्शन होता है, मतलब इनके इन तमाम के एलिमेंट्स ऐसा रिएक्शन करते हैं कि इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आता है, निकलता भी वो सबसे पहले ही है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है तुमको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आओ जरा जल्दी से एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टाइम लगाना है इस पे ताकि ये सही से याद हो जाए। फिर मेरी इस वीडियो को बार बार देखते रहना और इसको याद करते रहना, और इसका स्क्रीनशॉट लेके पीरियोडिक टेबल का मेरा कहना मानना, इस पीरियोडिक टेबल का कलर प्रिंट निकाल लेना और लगा लेना अपने घर पे, बड़ा काम आएगा इंशाल्लाह। तो भैया हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितनी चीजें? 3 चीजें, ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। ब्लॉक्स कितने हैं? 4। एक है एक्सट्रीम लेफ्ट पे,
इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। एक है एक्सट्रीम राइट पे, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। एक है बीच में, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। एक है इनके नीचे, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हो गई। अच्छा भाई, ग्रुप्स कितने? दो फैमिली वाले, फैमिली ए और फैमिली बी। फैमिली ए के ग्रुप्स किस ब्लॉक में आते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। फैमिली बी के ग्रुप किस ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में। क्या वजह है ऐसी? क्योंकि फैमिली ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आई मीन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो जब रिएक्शन करते हैं तो उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में इन होता है, निकलता भी सबसे पहला ही है। ठीक है, इस बात को समझ लो बस खाली। एक्सप्लेनेशन आगे चैप्टर्स में तुमको खुद मिल जाएगी। और बी ब्लॉक इसलिए कहा कि मतलब डी, बी ग्रुप इसलिए कहा कि बी ग्रुप वाले मतलब डी ब्लॉक के तमाम एलिमेंट्स जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इन होता है, सबसे पहले दाखिल होता है, वो निकलता भी सबसे पहले, फर्स्ट आउट हो जाता है। लीफो और फीफो का कानून चलता है। तो ये इसलिए वजह है डिवाइड, तकसीम करने के, वरना कोई परेशानी नहीं होती। नॉर्मल काउंटिंग कर देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे काउंटिंग कर देते। देखो ना, फैमिली ए के 8 ग्रुप, फैमिली बी के भी 8 ग्रुप, 8 और 8 16 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया क्योंकि हमने लीफो फीफो में ए ग्रुप और बी ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी। अब एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में फैमिली ए के ग्रुप्स आएंगे, 1 ए 2 ए। अब आ जाओगे 3 ए 4 ए 5 ए 6 ए 7 ए और 8 ए। सही है सर। अब अगर काउंटिंग को खाली देखें तो 2 के बाद क्या आता है? 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं सर, 9 10 नहीं, 8 तक तो आ गए। अगर आप 9 10 कर जाएंगे तो उसको 11 होना पड़ेगा, हालांकि ऐसा नहीं, ये 3 है तो 3 से कम क्या होता है? 2, 2 से कम क्या होता है? 1। अब सीक्वेंस सही हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग बड़ी अच्छी हो गई और ए बी में डिवाइड कर दिया। क्यों वजह तुमको बता चुका हूं मैं। सही है। अब मेटल की पहचान क्या होती है? केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। नॉन मेटल की पहचान केमिकल रिएक्शन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। सही है सर, यस सर, यहाँ तक तो बात हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं सर। एलिमेंट्स कैसे याद हूँ? अब पूरा प्रायोरिटी टेबल याद नहीं कराऊंगा तुम्हें, जितना तुम्हारी बुक में जरूरत है उतना याद कराऊंगा इंशाल्लाह। एस ब्लॉक पूरा हो जाएगा, पी ब्लॉक पूरा हो जाएगा, और डी ब्लॉक में फर्स्ट सीरीज जो एलिमेंट्स की है याद करने की, वो तुम्हारी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। ठीक है, यस सर, हो जाएगी इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब याद करे कैसे? अब उस तरीके को और से देखो और समझो जरा। देखो भाई, तुमने ना एबीसीडी बचपन में पढ़ी होगी, आबा काडा आफा गाहा, है ना? हमने तो पढ़ी थी ABCDEFGH। आजकल के दौर में और तुमने भी बच्चों को ये पढ़ाई जाती है, आबा काडा आफा गाहा। एच को क्या बोलते हैं हर कोई? हा बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो कैसे लिखेंगे, मेरे स्क्रीन पे गौर से देखते रहना। हा ली ने की रब से फरियाद। ठीक है, एलिमेंट के नाम सिंबल सब छोड़ दो अभी, सिर्फ ये न्यूमेरिक याद कर लो। ये न्यूमेरिक याद हो गए ना, इन न्यूमेरिक के जरिए तुम एलिमेंट को खुद से लिखोगे। शुरू में सिंबल गलत लिखोगे, लेकिन कुछ देर के बाद सिंबल भी याद हो जाएंगे, फिर कुछ वक्त के बाद नाम भी याद हो जाएंगे। और ये तरीका है याद करने का प्रायोरिटी टेबल को। ठीक है, आओ दोबारा देखते हैं कैसे। हाली ने की रब से फरियाद, ये तो पहला हो गया, हाली ने की रब से फरियाद। दूसरा क्या है? बेटा मांगे कार सेंट्रो। ओए होए, एक तो बेटा है, मांग क्या रहा है? कार मांग रहा है, वो भी कौन सी? सेंट्रो। अब्बू ने बोला बाप रे सेंट्रो मांग रहा है, तो क्या बोलोगे? आई रिपीट, बेटा मांगे कार सेंट्रो, अब्बू क्या बोल रहे हैं? बाप रे। ठीक है सर। अब ग्रुप 3 के एलिमेंट कैसे याद होंगे? बैंगन आलू गाजर इन थैली। ठीक है, बैंगन आलू गाजर लेकर आ रहे हैं किसमें? थैली में। तो कैसे याद करेंगे? बैंगन आलू गाजर इन थैली। सही है सर, यहाँ तक तो हो गया। अब ग्रुप 4 है, इंग्लिश में बोलेंगे, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। केमिस्ट्री के सर को कुछ मसला है, बिला वजह वो गुस्सा करते रहते हैं, तो केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। सही है सर। 5 है, बड़ा आसान है, मजेदार। नया पंखा आने से, क्या लिखा मैंने? नया पंखा आने से सब बिगड़े। पुराना दौर था ना जब पंखा पंखा उसने सुकून से लोग सो जाते थे, अब नया पंखा जब आया तो सब बिगड़ गए। अब एसी आ गया तो और बिगड़ गए, एसी के बगैर नींद ही नहीं आ रही। हालांकि पुराने दौर में लोग जो है बगैर पंखे के सोया करते थे। तो 5A का क्या था, जरा दोबारा से रिपीट कराएं। नया पंखा आने से सब बिगड़े। 6A का याद करने के लिए चाइनीज जबान बोलनी पड़ेगी। उस से टेली पोलो, दोबारा बोलते हैं दोबारा सर। उस से टेली पोलो, क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, खाली हमें याद करना है, चाइनीज जबान है। ग्रुप 7A के एलिमेंट याद करने का बड़ा आसान तरीका, सुर में याद हो जाएंगे। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एट। ठीक है, फिर से याद कर लेते हैं।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एट। सही है सर। 8 ग्रुप के एलिमेंट कैसे याद होंगे? बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ मेरी आवाज सुनते जाना और मेरे जवाब को देखते जाना। मैंने चीनी से बोला तुम्हारी बड़ी बहन का नाम क्या है, तो चीनी की बड़ी बहन हीनी, हीनी हो गया। अच्छा, अब कर का अपोजिट क्या होता है? अरकर। मैंने एक बच्चे को बोला अब कर, बोला नहीं अरकर, अपोजिट कह रहा है। चूरन के बड़े भाई को क्या बोलते हैं? जीरन, जीरन। ठीक है सर, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। और दोबारा जरा एलिमेंट को रिपीट कर लेते हैं। रिपीट करने से पहले इनके असली नाम भी बता दें ताकि असली नाम पता चल जाए। लेकिन असल वसल के चक्कर में अभी नहीं पढ़ो, खाली न्यूमेरिक्स याद करके उसकी मदद से जब न्यूमेरिक्स याद हो जाए तो फिर जो है ना, खुद से एलिमेंट का सिंबल लिखना। शुरू में गलत होंगे, फिर सिंबल सही होंगे, बाद में एलिमेंट का नाम भी पढ़ना आ जाएगा। यह है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। यह है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। यहाँ देखते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये देखते हैं कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड यानी प्लम्बम, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है जी। ये सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। एक बार इनके न्यूमेरिक्स फिर पढ़ लेना ताकि तुम्हें पक्का याद हो जाए। ठीक है जी, यहाँ से शुरू करते हैं। कैसे था? हाली ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। ठीक है सर। नया पंखा आने से सब बिगड़े, उस, ये क्या था? उससे टेलीपोलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एट। यहाँ क्या था? चीनी की बड़ी बहन हीनी, अब कर नहीं नहीं अरकर, चूरन का बड़ा भाई जीरन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है याद होगा। अब डी ब्लॉक की ना ये फर्स्ट सीरीज, सिर्फ ये याद करनी है। इस सीरीज को 3D बोलते हैं, 4D बोलते हैं, इसको 5D बोलते हैं, चैप्टर 5 में जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इस सीरीज के, यानी इस सीरीज के एलिमेंट्स याद कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो पीरियोडिक टेबल में ना सिर्फ यही सीरीज मौजूद है। हमारा जो कोर्स है ना, कोर्स, उस कोर्स में पहले चैप्टर का नाम तो आपको बताइए पढ़ा रहा हूँ। दूसरे चैप्टर का नाम हाइड्रोजन है, मखसूस एलिमेंट है। देखो ना, हर एलिमेंट अपने अपने घर में, अपने अपने ब्लॉक, अपने अपने पीरियड, अपने अपने ग्रुप में मौजूद है। हाइड्रोजन का ना कोई ब्लॉक, ना कोई पीरियड, ना कोई ग्रुप, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज की खसूसियत किसी एलिमेंट से मिलती जुलती ही नहीं है, 100% मिलती नहीं है। बेचारा पीरियड टेबल में बीच में रहता है अकेला। तो दूसरे चैप्टर का नाम इसी के ऊपर बेस करता है, बेचारा हाइड्रोजन। किसी ने नहीं पूछा, हमारी इंटर बोर्ड ने इसको पूछ लिया कि इसके ऊपर पूरा चैप्टर बना दिया। फिर तीसरा चैप्टर पूरा एस ब्लॉक, चौथा चैप्टर पूरा पी ब्लॉक, और पांचवा चैप्टर डी ब्लॉक की सिर्फ ये फर्स्ट सीरीज ही है, जिसके नाम तुमको मैं अब याद करवा रहा हूँ। ठीक है, कैसे याद होंगे? बड़ा आसान तरीका है। साइंस टीचर वेरी क्रूड, मांगे फीस कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक। दोबारा देखते हैं, दोबारा। साइंस टीचर वेरी क्रूड, साइंस के टीचर बहुत गुस्से वाले हैं, क्यों? मांगे फीस, क्या मांग रहे हैं? फीस मांग रहे हैं। कॉपरेट नहीं, कोई कॉपरेट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फीस किससे मांग रहे हैं? कॉपरेट किसके साथ नहीं कर रहे हैं? कॉपर और जिंक के साथ। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है तुमको मेरी ये बात समझ में आई होगी इंशाल्लाह। और दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूड, मांगे फीस कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक। इसको ऐसे याद रख लेना, तुम्हें याद हो जाएगा इंशाल्लाह। साइंस टीचर वेरी क्रूड, बहुत गुस्से वाले हैं, क्यों? मांगे फीस, फीस मांग रहे हैं। कॉपरेट नहीं, कॉपरेट भी नहीं कर रहे हैं। किससे फीस मांग रहे हैं? किसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं? कॉपर और जिंक के साथ। बच्चों के साथ ऐसा थोड़ी किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। एलिमेंट्स तो याद हो गए। अब उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को याद करने का बड़ा आसान तरीका, एक सीरीज है ये। कहाँ से आई? कि वो क्लास 9 में तुम पढ़ के आए हो, KLMN शेल होते हैं ना, इनमें जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, इससे निकली है सीरीज। तो ये तो तुमको पता ही है। अब इसको याद कर लो तो एटॉमिक नंबर बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। एस ब्लॉक के तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने का आसान तरीका, ये सीरीज इस पे अप्लाई कर दो। क्या सीरीज है? 2 8 8 18 18 32। ठीक है। अच्छा जी, 2 8 8 18 18 32, ये तो हो गया। अब इस नंबर को ना, इस सीरीज को ग्रुप 1A पे लगाना शुरू करो। आइए लगाते हैं बारी बारी। 2 को ग्रुप 1A में, 1 में ऐड कर दो। इसका मतलब सर, ये जो नंबर स्टार्टिंग का है, ये हर बार पहले ग्रुप के नंबर में ऐड होगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो 2 को 1 में ऐड करो, आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है सर। 3 में 8 ऐड करो, आंसर क्या आएगा? 11। 8, 11 में फिर 8 ऐड करो, 19। बस बढ़ते जाओ अब। 19 में 18 ऐड करो, 37। 37 में फिर 18 ऐड करो, 55। 55 में 32 ऐड करो, 87। ठीक है सर, ये तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी चीज को ग्रुप 2A पे अप्लाई कर दो। तो इस 2 में
ग्रुप 2A का 2 मिलाओ, डायरेक्ट ग्रुप 2A तो 2 मिलेगा, तो क्या बनेगा 2 और 2 4। अब 4 में 8 मिला दो, क्या बना 12 बन गया। ठीक है सर, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, 3 के बाद 4 लिख देते हैं, 11 और 12, 19 और 20 लिख देते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे बढ़ते हो। अब 12 में फिर ऐड करो 20, 20 में 18 मिलाओ 38, 38 में फिर 18 मिलाओ 56, 56 में 32 मिलाओ 88। ठीक है, यही सीरीज जो है ना इस 8वें ग्रुप पे अप्लाई होती है, 8वें ग्रुप पे। 8वें ग्रुप पे अप्लाई होने का क्या मतलब, मतलब ये कि ये जो 8वां ग्रुप है ना आपका, इसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप, इनएक्टिव एलिमेंट्स, नोबल गैसेस। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं कर रही। जब ये केमिकल रिएक्शन नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की लेन देन नहीं कर रही। मैंने बताया था ना, जो एटम्स एलिमेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की लेन देन करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन की लेन देन की तादाद को वैलेंसी बोलते हैं। तो जब ये केमिकल रिएक्शन कर नहीं रहे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की लेन देन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन की लेन देन नहीं करने का मतलब इनकी कोई वैलेंसी है ही नहीं, ये जीरो वैलेंसी वाले हैं, इनएक्टिव है, रिएक्शन नहीं करते, नोबल गैसेज रिएक्शन नहीं करते। इनके लिए भी वही सीरीज चलेगी 2 8 8 18 18 32। सही है सर। अच्छा जी, अभी क्यों चलेगी ये तो बड़ी तफसील है, अलग अलग बातें हैं। ग्रुप 8A को 8A नहीं होना चाहिए था, उसे शुरू में लिखना चाहिए था। जीरो ग्रुप है तो जीरो को पहले आना चाहिए था, फिर 1A ग्रुप आना चाहिए था, फिर 2A ग्रुप आना चाहिए था। तो जब मुझे लगता है आने वाले दौर में जब पीरियड टेबल थोड़ा चेंज होगा ना तो इसको भी उठा के इस ग्रुप को पीछे कर देंगे, ग्रुप 1A से पहले। बहरहाल मेरे लगने से क्या होता है, वो तो बड़े बड़े लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, वो देखेंगे बड़े हजरात क्या करना है। अभी तो हम फिलहाल इस नंबर को याद कर लेते हैं और फिर तुमको हीलियम का केस बताऊंगा कि हीलियम को 8 ग्रुप में अलग से क्यों रखा गया। वैसे तो तुम क्लास फर्स्ट ईयर में 9 में 10 में पढ़ के आए होगे, मैं तुमको सेकंड में फिर से रिपीट करा दूंगा। यही सीरीज जो तुमने एस ब्लॉक पे अप्लाई की थी, अब जरा 8 ग्रुप पे अप्लाई करो। लेकिन 8 ग्रुप पे अप्लाई करने के लिए तुम इस 2 को 8 में ऐड नहीं करना, इस 2 को 0 में ऐड करना, क्योंकि ये जीरो ग्रुप कहलाता है, मशहूर जीरो ग्रुप के नाम से, क्योंकि इसकी वैलेंसी जीरो होती है। ठीक है जी, तो 2 में 0 ऐड करो 2, फिर उसमें 2 में 8 मिलाओ 10। अच्छा, 10 में 8 मिलाओ 18, 18 में 18 मिलाओ 36, 36 में 18 मिलाओ 54, 54 में 32 मिलाओ 86। ये आंसर आ गया। ठीक है, यस सर, यहाँ तक तो बात हो गई। अब तुम जो सुन रहे हो ना मेरा लेक्चर गौर से, तो मैंने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि मुझे लगता है आने वाले वक्तों में नोबेल गैसेस वाले ग्रुप को 8 ग्रुप को खत्म करके उसको 1A से पहले लाया जाएगा। वजह यही है, तुम देखो ना, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, नियोन एटॉमिक नंबर 10 तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है। तो ऐसा लगता है मुझे ऐसा होगा फिलहाल। बाकी जो पी ब्लॉक के ये इनएक्टिव ग्रुप है ना, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप में 3A से 8A तक, 8A ग्रुप इनएक्टिव कहलाता है, कोई रिएक्शन करते नहीं इसके एलिमेंट। बाकी 3A ग्रुप से लेके 7A ग्रुप तक ये सारे के सारे एक्टिव ग्रुप कहलाते हैं। इनके तमाम एलिमेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, आई एम सॉरी आपस में नहीं, इनके तमाम एलिमेंट केमिकल रिएक्शन करते हैं, अब वो किसी से भी करवाते हैं। इनके लिए जो सीक्वेंस याद रखनी है वो ये है 2 8 18 18 32, एक 8 कम कर दिया। ठीक है, हर सीक्वेंस को ग्रुप पे लगा के पढ़ते जाओ। जरा इस सीक्वेंस को ग्रुप 3 पे लगाओ, 2 को 3 में मिलाओ क्या बनेगा 8, ओ 5 बनेगा, सॉरी 5 में 8 मिलाओ 13, 13 में 18 मिलाओ 31, 31 में फिर 18 मिलाओ 49, 49 में 32 मिलाओ, ये बन गया सर। अब इसी सीक्वेंस को ग्रुप 4 पे अप्लाई करो, 2 में 4 मिलाओ 6, 6 में 8 मिलाओ 14, 14 में 18 मिलाओ 32, 32 में 18 मिलाओ 50, 50 50 में 32 मिलाओ 82। ठीक है सर, अब इसी सीरीज को ग्रुप 5 पे अप्लाई करो, तो 5 में 2 ऐड करो 7, 7 में 8 ऐड करो 15, 15 में 18 ऐड करो 18 मिलाओ 33, 33 में 18 मिलाओ 51, 51 में 32 मिलाओ, ये आ गया। अब इसी सीक्वेंस को ग्रुप 6 से पे अप्लाई करो, 6 में 2 मिलाओ 8, इस तरह बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और ग्रुप 7 पे जब अप्लाई करोगे 2 में 7 मिलाओगे 9, इस तरह करते जाओगे, आंसर आता जाएगा। इन सबके अटोमिक नंबर याद हो गए, तो एक सीक्वेंस याद कर लो भाई, अटोमिक नंबर खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ब्लॉक डी का क्या करें, क्योंकि ब्लॉक डी में सिर्फ एक ही सीरीज याद करनी है ना, इसके लिए कोई सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है। उसका तरीका ये है 19 20, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो बच्चों, उम्मीद है तुमको यहाँ तक पीरियोडिक टेबल हजम हुआ होगा इंशाल्लाह ताला। तो इसको तुम मेरे अगले लेक्चर से पहले बार बार सुनते रहना, देखते रहना, तुम्हें इंशाल्लाह पक्का याद हो जाएगा। और एक बार अपने हाथों से इतना जितना मैंने बनाया है बगैर देखे बना लेना, पहले देख के बनाना फिर बगैर देखे बना लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इस पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें तुमको और दिखानी है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, तो वो दिखाने के बाद फिर पूरा टेबल खत्म हो जाएगा, और ये खत्म तो समझो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम न्यू चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।